हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंसार अहमद। दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। 28 नवंबर 2021 के निरस्त पेपर के हिंदी सेक्शन को लेकर मैं आया हूं, उसको सॉल्व करवाने। तो आइए बिना देरी किए उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो व्याख्यात्मक हल हिंदी परीक्षा तिथि 28 नवंबर 2021। तो प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षण में होता है? तो पहला आंसर होगा कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली, खेल शिक्षण प्रणाली, व्याकरण शिक्षण प्रणाली या गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर होगा इसका? व्याकरण शिक्षण प्रणाली। यानी कि निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली दोनों का प्रयोग किस में होता है? व्याकरण शिक्षण में। किस में होता है? व्याकरण शिक्षण में। हमारा अगला प्रश्न है आपका तत्सम क्या है? देखिए, तत्सम और तद्भव यहाँ से भी सवाल बनते हैं, तो हमें तत्सम और तद्भव भी बड़ी सावधानी से अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो यहाँ आप शब्द का तत्सम पूछा है, तो इसका जो आंसर है आपका आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा। अपनापन नहीं होगा, निज नहीं होगा और ना ही आत्मज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौना का तत्सम क्या है? क्या पूछ रहा है? बौना का तत्सम क्या है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, वामन, वापन, वपन या बान। तो सीधे सीधे आप देखेंगे वामन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वामन हो जाएगा। ठीक है, वापन होता नहीं है, वपन भी नहीं होगा और ना ही बान होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ देखिए, पर्यायवाची पूछा है। क्या पूछा है? पर्यायवाची। और किसका पर्यायवाची है? तो हम देखेंगे, पूछ रहा है धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम देखेंगे कि कौन आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें तो आप देख रहे हैं अश्व का तो होगा ही नहीं, ठीक है, असुर का नहीं हो और ना ही ये आकाश का है। तो ये धूमकेतु किसका है? अग्नि का। ठीक है, इसका आंसर आपका अग्नि होगा। यानी धूमकेतु का पर्यायवाची आपका अग्नि होगा। और भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे हुतासन भी इसका पर्यायवाची होता है। क्या होता है? हुतासन है। फिर जो पावक भी है इसका। क्या है? पावक भी इसका ये पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा गद्यांश का है। किसका है? गद्यांश का है। यानी कि कुछ गद्यांश भी देते हैं, तो उन गद्यांशों को पढ़ करके हमें उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हमें सॉल्व करना होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, आज का विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह। क्या लिखा है? आज विज्ञान। सबसे गद्यांश को सॉल्व करते समय जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में, क्या किसकी बात कर रहा है? विज्ञान की बात कर रहा है। कह रहा है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। क्या दे रहा है? अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। फिर कह रहा है इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह। कौन? एक व्यक्ति और समूह की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित, अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। क्या रखे? दबाए रखे। नैतिक, यहाँ किसकी बात कर रहा है? नैतिक की बात कर रहा है। यहाँ कर रहा है नैतिक अंकुश के बिना। किसकी बना? नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं है। किसके लिए नहीं है? शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? क्या दे रहा है? अतुल्य शक्ति। तो आपने देखा, अभी यहाँ देखें हम कि किसकी बात कर रहा है? अतुल्य शक्ति की बात कर रहा है।
तो आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। कौन? तो विज्ञान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विज्ञान। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? विज्ञान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान होगा। क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक हैं। क्या हैं? कफन कहानी के लेखक हैं। ये आपका कफन कहानी के लेखक पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या राजेंद्र यादव। तो इसका जो आंसर होगा आपका प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रेमचंद कफन कहानी के क्या हैं? लेखक हैं, रचनाकार हैं। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। यहाँ पे पंक्ति क्या है? पंक्ति में ये है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। पूछ रहा कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्ति में आप अलंकार की बात करेंगे तो इसमें जो है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो यहाँ पे आपका जो अलंकार है ये है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होगा। यहाँ देखेंगे उदयगिरी और मंच, इन दोनों में क्या है? रूपक है। क्या है? रूपक है। ठीक है। और यहाँ ये रघुबर और बाल पतंग में रूपक है। फिर से आप देखेंगे लोचन और भृंग में क्या है? ठीक है। भृंग का मतलब होता है भौरा, लोचन माने आँख। तो यहाँ भी इन दोनों पदों में रूपक है। अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, उससे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? उससे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपका जो वाच्य है ये इसमें आपका भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्या हो जाएगा इसका? भाववाच्य। तो वाच्य से भी सवाल बनता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है राम धीरे धीरे पढ़ता है। क्या करता है? राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? अव्यय पूछ रहा है। अव्यय का मतलब क्या होता है? वे पद जिस पर किसी भी लिंग, कारक, काल और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ देखेंगे संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है। क्या करता है? राम पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। तो देखेंगे ये जो पढ़ना है ये क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और कैसे पढ़ता है? तो कहेगा भैया धीरे धीरे पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है, यानी कि उसके क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर आपका? क्रिया विशेषण अव्यय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है? कारक पूछ रहा है। तो कारक हम देखेंगे कर्ता है कि अपादान है, कर्म है या करण है। इसका जो आंसर है आपका अपादान है। क्या है? अपादान है। यहाँ देख रहे हैं हिमालय स्थिर है। हिमालय क्या है? स्थिर है। उससे कौन निकल रहा है? गंगा। क्या? गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। तो जो गंगा निकल रही है तो जहाँ से निकलती है उसमें क्या होता है? अपादान। क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे एक और भी प्रश्न इसी पर बनता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 11वां प्रश्न है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? कह रहा है कि वह खेल रहा है
में किस प्रकार की क्रिया है। देखिए क्रिया एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे और सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो क्रिया होती है उस क्रिया के पहले हमें क्या लगा के प्रश्न करना चाहिए, और यदि क्या लगा के प्रश्न करने पे हमें उत्तर में हाँ मिलता है तो इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ देखते हैं, अगर वह खेल रहा है, क्या कर रहा है? वह खेल रहा है। तो अगर हम कहें वह क्या खेल रहा है तो इसका उत्तर हमें कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। ये अकर्मक क्रिया या कृदंत या संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 12वां, लिखा है चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मानहु सूर सरिता विमल जल उद्यत। उच्छरत यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्छरत होना चाहिए। उद्यत लिख दिया है, क्या होना चाहिए वहाँ पे? उद्यत के जगह पे उच्छरत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्छरत होना चाहिए। ठीक है। तो चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मनहु सूर सरिता विमल जल उच्छरत युग मीन। इसमें जो है आप देख रहे हैं कि मनहु शब्द भी दिया है, हैं? आप उत्प्रेक्षा अलंकार का जो लक्षण होता है मनहु मानो, है मन मनहु मानो या जनु जनहु जानो, ये जो वाचक शब्द होते हैं इनको भी आप देख करके उत्प्रेक्षा को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक अलंकार नहीं होगा, विरोधाभास भी नहीं होगा और यमक भी नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा या गुनाहों के देवता किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ हमें रचनाओं से भी क्वेश्चन देखना है। तो रचनाओं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे ये सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों के जो देवता हैं ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपका धर्मवीर भारती की। ये जो रचना है बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद देखें आगे जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है व का उच्चारण स्थान क्या है? पूछ रहा है व का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ देखेंगे व का उच्चारण स्थान, हमने इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ नहीं है, दंत नहीं है और कंठ और तालव्य नहीं है। इसका आंसर जो होगा आपका दंतोष्ठ। इसका एक सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ। इसका आंसर क्या है? सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ। ठीक है, यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि का विशेषण क्या है? तो अग्नि से जो बनता है ये आपका बन जाता है आग्नेय। क्या बनता है? आग्नेय। अगे नहीं होगा, आग नहीं होगा, अनि नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि का विशेषण क्या बनता है? आग्नेय बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तेजाब में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछ रहा है भैया। कौन सा? तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो तेजाब क्या है? तेजाब या पानी या दूध, ये सब क्या है? तो ये सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? कारक का सवाल है यहाँ पे। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो जल में, जल क्या है? जल में क्या है? नाव है। तो जल आधार होगा। जल क्या होगा? आधार होगा। और आधारो अधिकरणम से क्या होता है? सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है?
किसका? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महधन ऐन्द्र। पहला है महधन ऐन्द्र, महाधन इंद्र, महधन इंद्र या, तो सीधे ये गलत, ये गलत, ये गलत, इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र। इंद्र में हमेशा ध्यान देंगे, इंद्र में हमेशा छोटी ई लगती है। क्या लगती है? इंद्र में हमेशा छोटी ई लगती है और इसमें बड़ी ई की मात्रा देखनी चाहिए हमें। यहाँ से सवाल गलत हो सकते हैं। आगे देखें, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? शेर को सवा शेर का लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अब यहाँ देखिए लोकोक्ति, लोकोक्ति कहें या शेर का सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ संपन्नता, असंभव कार्य, एक से बढ़कर दूसरा या नष्ट करना। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा। क्या हो जाएगा? एक से बढ़कर दूसरा। ठीक है, शेर का सवा शेर मिलता ही है, ये कहावत आपने सुना ही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, है ना। खाने के लिए एक शब्द, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखेंगे भैया, लिप्सा का मतलब क्या होता है? लिप्सा माने चाहत होती है, चाहना होता है। ठीक है, जिगीसा माने जीतने की इच्छा होती है। जिगीसा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा। और प्रमेय जिसको मापा जा सके वो क्या है? प्रमेय है। और लिप्सा माने चाहना होता है। तो अब एक ही बचा क्या? बुभुक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुभुक्षा, यानी कि खाने की इच्छा, यानी कि भूख की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। जो अगला प्रश्न है वो है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति। क्या है? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। कौन? कार्लटन, बासबर्न, डैकली, मैडम मॉन्टेसरी या फ्रोबेल। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फ्रोवेल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फ्रोवेल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें हम। अगला प्रश्न है प्रवर का विलोम क्या है? प्रवर का विलोम क्या है? तो हम देखेंगे अंतिम, अवर, अप्रशस्त या प्रशस्त। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतिम तो होगा नहीं और ना ही अप्रशस्त होगा और प्रशस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवर। प्रवर का विलोम क्या होता है? अवर होता है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, सुखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की पंक्ति है? क्या पूछ रहा है? सुखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये जो है, ये जो रचना है मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो या विद्यापति की है। यहाँ पे होना चाहिए अमीर खुसरो। क्या होना चाहिए? अमीर खुसरो। तो ये इसका जो जवाब होगा आपका अमीर खुसरो। क्या जवाब होगा? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश तिवारी, कमल भारती, तुलसीराम, शिवराज सिंह बेचैन। शिवराज सिंह बेचैन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ओम प्रकाश तिवारी। इसके जो रचनाकार हैं जूठन आत्मकथा के ओम प्रकाश तिवारी जी हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखें। सब्ज बाग दिखाना। क्या है? सब्ज बाग दिखाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? पीछा छुड़ाना, विस्तृत अनुभव होना, धूल लग जाना या अच्छी बातें कहकर बहकाना। अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो इसका सीधे नहीं कहते हैं कि सब्ज बाग दिखाना, ये हो जाएगा इसका आंसर आपका अच्छी बातें कह कर के बहकाना। क्या हो जाएगा? सब्ज बाग दिखाना। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है हमारा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, प्रश्न समझ गए? क्या कह रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, क्या होता है? संलग्न होता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जैसे हम कहें मोहन
नहाकर पढ़ने जाता है। मोहन नहाकर पढ़ने जाता है। पहले कौन सी क्रिया हुई उसकी? नहाकर। ठीक है, तो इस तरह का जहाँ नहाकर यानी कि पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो पूर्वकालिक कहीं दिखाई दे रहा है आपका? सबसे पहले ही लिखा है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। फूले काश सकल मही छाई। छाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? छाई होना चाहिए। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है देखते हैं। जनु, देखिए यहाँ पे जनु दिया है। जनु, जनहु जानो, मनु मनहु मानो इत्यादि जो शब्द दिए हों किसी भी पंक्ति में, तो आप वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, घर पहाड़ और नदी में किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो घर, पहाड़ और नदी ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, उसने कुछ खाया नहीं में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? यहाँ पूछ रहा है सर्वनाम। क्या पूछ रहा है? सर्वनाम। तो यहाँ उसने कुछ, यहाँ जो कुछ है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक बल दिया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो इसमें आप देखेंगे सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक या वाचन। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका कैसा? सामाजिक। कैसा होता है? सामाजिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आज का बस ये आखिरी प्रश्न था। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।